Video has surfaced from China which exposes the brutality and the brutal reality of what the Chinese are actually experiencing right now. This is a video that's been put out of an overflowing parking lot. दोस्तों, अभी कुछ साल पहले की बात है जब पूरे देश में लॉकडाउन्स लगा दिए गए थे। ऑल दी हॉस्पिटल्स वर फुल, लाखों लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई थी। साल था 2020 जब कोविड-19 नाम के पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी और अब ऐसी आशंका है कि इस पैंडेमिक की एक और लहर हमें वापस आते हुए देखने को मिल सकती है। इस सब का श्रेय जाता है चाइना और उनकी जीरो कोविड पॉलिसी को। पूरी दुनिया में चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी लॉकडाउन्स, कंप्लीट आइसोलेशन और मास टेस्टिंग जैसी पॉलिसीज का इस्तेमाल कर रहा है। पैंडेमिक की शुरुआत हुए 2.5 साल बीत चुके हैं और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन इस बीमारी से पार पाने में पूरी तरीके से असफल रही है। ये जो नया वेरिएंट निकलकर सामने आया है, इसका नाम है BF7 एंड इट इज अ सब लीनेज ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इंडिया में भी हमें इस वायरस की वजह से एक नई लहर आते हुए देखने को मिल सकती है। अब अगर एक रिनाउंड एपिडेमियोलॉजिस्ट एरिक फीगलडिंग की बात हम माने तो रिसेंटली उन्होंने एक फोरकास्ट करा था जिसके मुताबिक अगले 3 महीनों में चाइना में 60% और दुनिया भर में 10% लोग इस नए वेरिएंट की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है इस नए वेरिएंट की वजह से लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है, खास तौर पर हमारी इकोनॉमी के लिए जो कि काफी तेजी से, मतलब 2020 के बाद काफी तेजी से रिकवरी की ओर बढ़ रही थी। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, वर्ल्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग में जो चाइना का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 30% तक का था टिल द ईयर 2021। अब उसमें हमें काफी सिग्निफिकेंट फॉल आते हुए देखने को मिला है जब से चाइना ने ये जीरो कोविड पॉलिसी का यूज करना शुरू करा है। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाइना में पिछले 2.5 सालों से लगातार सीरीज ऑफ लॉकडाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से उनको काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना के ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो जो उनके ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं वो 64% से फॉल होकर 53% आ चुके हैं, फर्नीचर्स की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कपड़े और अन्य एक्सेसरीज की बात करते हैं तो उसमें भी उनका जो ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर है वो 41% से घटकर हो चुका है 37%। गूगल, एप्पल और तकरीबन 56 अन्य कंपनीज चाइना से ऑलरेडी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को शिफ्ट कर चुकी हैं और भविष्य में भी ऐसी संभावना है कि और भी ज्यादा कंपनीज हमें ऐसा करते हुए देखने को मिलेंगी। ये जो सारा डेटा मैंने आपके साथ अभी शेयर करा, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि चाइना जो है दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारी और बाकी देशों की जो डिपेंडेंसी है उनके ऊपर वो काफी अधिक है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स एंड इम्पोर्ट्स। तो अगर चाइना की इकोनॉमी में हमें किसी भी तरह का स्लो डाउन आते हुए देखने को मिलता है आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए, तो इसके इंडिया के साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए काफी सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और कुछ समय से हमें चाइना की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो भी काफी ज्यादा दिक्कतों में देखने को मिल रही है। आप सबने एवरग्रांडे क्राइसिस के बारे में तो जरूर सुना होगा। चाइना में जो पेंडिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी संख्या 30 से बढ़कर 300 तक आ चुकी है और इसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो वहां के बैंक्स हैं उनकी जो लोन बुक्स हैं उसमें हमें $350 बिलियन तक का डिफॉल्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये इंडिया के साथ साथ बाकी विश्व के अन्य देशों के लिए भी काफी बुरी खबर है, खास तौर पे इसलिए भी दोस्तों क्योंकि चाइना से जो समस्या हमें अभी देखने को मिल रही है इसकी वजह से तो काफी सारी सीरियस इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी पूरी दुनिया इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब रिसेशन और इन्फ्लेशन की एक जो बड़ी वजह है दोस्तों, जो चाइना की वजह से हमें जो कोविड-19 नाम का जो एक पैंडेमिक जिसकी शुरुआत हुई थी, ये तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बिहाइंड रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। लेकिन इसके अलावा जो अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये भी एक काफी ह्यूज फैक्टर है क्योंकि ये दोनों ही देश दुनिया भर में एक बड़ी स्केल पर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं। कमोडिटीज जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, वीट, इसके अलावा सर्टेन प्रेशियस मेटल्स जैसे कि नियॉन जिसको कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में इस्तेमाल करा जाता है, उसकी 70% सप्लाई रशिया और यूक्रेन से आती है। इसके अलावा बोथ ऑफ दीज कंट्रीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट 13% एंड 30% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ टाइटेनियम एंड पैलेडियम टू द वर्ल्ड।
तो ये इंडिया के लिए और बाकी अन्य देशों के लिए भी ये काफी बुरी खबर है, क्योंकि अगर हम लोग खासतौर पर अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ऑटोमोबाइल्स को बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा वेरियस अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको बनाने में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट एक यूज होता है। तो दोस्तों, ये जो कमोडिटीज हैं, इनकी जो बढ़ती कीमतें हैं, ये हमें बताती हैं कि धीरे धीरे दुनिया रिसेशन की ओर बढ़ती चली जा रही है। और क्योंकि इन्फ्लेशन अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसको टैकल करने के लिए दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स को, अपने ब्याज दरों को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बॉन्ड्स की यील्ड्स में बढ़ोतरी आते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट से निकालकर बॉन्ड्स और कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमें इंडिया के साथ साथ दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में 5 से 10% तक का फॉल ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो सवाल यहाँ पर अब ये खड़ा होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से कौन सी वो इंडस्ट्रीज हैं जिसपे सबसे ज़्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे कि जो सेमीकंडक्टर चिप है उसके शॉर्टेजेस की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, स्मार्टफोन टीवी बनाने वाली कंपनीज हैं, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज हैं, इनको इसका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। इसके अलावा एयरलाइन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, प्रीटी मच एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ दिस। तो अब अगर चाइना एक कंप्लीट लॉकडाउन में चला जाता है तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्रीज मुसीबत में आते हुए देखने को मिल सकती हैं, तो वो होंगी हमारे देश की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसके ऊपर एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है इसकी वजह से, खासतौर पर जो गोल्ड और डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं। क्योंकि ये कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है उसमें ह्यूज डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम चाइना पर हेविली रिलाई करते हैं फॉर आवर सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स, जैसे कि पावर एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। तो अगर चाइना में कोविड सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होती है तो इसका सीधा साधा असर हमारे एक्सपोर्ट्स के साथ साथ हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर पड़ेगा। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि चाइना पर काफी हेविली रिलाई करती है फॉर इट्स एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएरीज, बल्क ड्रग्स जैसी चीजों के लिए, उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज पहले से ही ये कंपनीज 25% से ज्यादा स्पेंड कर रही थी अपने एपीआईज को परचेज करने के लिए चाइना से। तो अगर चाइना में किसी तरह का हेल्थ केयर क्राइसिस हमें आते हुए देखने को मिलता है तो इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं उनको और भी ज्यादा पैसा यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा टू प्रोक्योर दीज एपीआईज, जिसकी मदद से ये दवाइयां बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब होगा कि उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो और भी ज्यादा श्रिंक हो सकती हैं आने वाले समय में। तो एक तो ड्रग शॉर्टेजेस होने की एक चांसेस बन जाती है इसकी वजह से। उसके अलावा जो प्राइसेस हैं, जो ड्रग्स की प्राइसेस हैं, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक यहाँ पर हमें 10% से अधिक का एक गिरावट आते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक देख रहे थे कि पूरी दुनिया चाइना, रशिया, यूक्रेन की वजह से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, यहाँ पर मन में एक सवाल आता है कि क्या चाइना जीरो कोविड रिस्ट्रिक्शंस को लगाना बंद करेगा? अब दोस्तों, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस चाइना ने कोविड-19 की जो पहली वेव थी उससे अपने लोगों को कंप्लीटली सेफ रखा था। लेकिन इसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों में हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाई थी। और इसी वजह से दोस्तों जो नया वेरिएंट निकलकर सामने आया है इस वायरस का, उसका एक काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा लोग वहां पर मर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। हर दिन चाइना में 1 मिलियन के आसपास केसेस सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं और तकरीबन 5000 लोगों की जानें जा रही हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि चाइना लॉकडाउन के अलावा कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करके अपने ये जो कोविड क्राइसिस वहां पर हमें देखने को मिल रहा है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने आंसर्स को कॉमेंट्स में जरूर शेयर करिए। आप लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर नया आप लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा है, और आप लोग अगर ये सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से किसी स्टॉक को हाई एक्यूरेसी के साथ एनालाइज कर सकते हैं, उसके अलावा जो की एंट्री लेवल्स होते हैं चार्ट्स के ऊपर, जो की एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स होते हैं, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर ये सब चीजें आप सीखना चाहते हैं इन जस्ट 15 मिनट्स, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग ये 2 वीडियोस को जाके तुरंत देखें जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स, and I will see you in the next video. Thank you very much for watching.